हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने भी कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट की है और आप लोग ये सोच रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट करने के बाद एलएलपी के लिए आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं जो कि आप लोगों को करने ज़रूरी होते हैं। ये कंप्लायंसेस कौन कौन से हैं, कौन से एमसीए फॉर्म्स इसके लिए जाएंगे और क्या इनकी ड्यू डेट्स है, ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के बाद हम फाइल करेंगे फॉर्म 3 यानी एलएलपी का एग्रीमेंट। एलएलपी का एक एग्रीमेंट बनेगा, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको इसको बनवाना है। उसमें हर एक टर्म एंड कंडीशन आपको देनी है जो भी आप अपनी एलएलपी के अंदर अप्लाई करवाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो एप्लीकेबल प्रोविजन है वो है सेक्शन 23 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर। और दूसरा, ड्यू डेट की अगर मैं बात करूं तो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जैसे ही आपकी एलएलपी रजिस्टर हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है। अब इस एलएलपी का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, एक एग्रीमेंट बनाना एलएलपी का। आरओसी के साथ आप एक अपनी एलएलपी का एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्म 11 आता है। फॉर्म 11 आपने कब फाइल करना है, एनुअल रिटर्न के तौर पे फाइल करना है। ये आपको 30 मई ऑफ एवरी ईयर फाइल करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फॉर्म जो है वो आप लोगों ने फिल करने हैं। 25-26 के जो फॉर्म होंगे इनके केस में आप लोगों को जो फॉर्म 11 जाना है 25-26 का, वो आप कब फाइल करेंगे, 30 मई 2026। फिलहाल इसकी डेट जा चुकी है, लेकिन अगर आपका फॉर्म ईयर रह गया है 25-26 का तो आप इसको 30 मई 2026 की वैसे लास्ट ड्यू डेट थी, लेकिन अभी आप इसको फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ। तो इसको याद से फाइल कर दीजिएगा अगर आपका पेंडिंग है तो। नेक्स्ट आपके पास एनुअल फॉर्म एक और जाता है। ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म, फॉर्म नंबर 8। ये फॉर्म भी आपका 30 अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर जाएगा, यानी 25-26 का फॉर्म कब तक जाना था, 30 अक्टूबर 2026 तक। इसकी ड्यू डेट अभी पेंडिंग है। अगर आपने फाइल कर लिया है अभी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो इसे आप टाइमली बेसिस पे फाइल कर लीजिएगा, नहीं तो इस पे भी आपकी लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। गाइज, अगर आप लोग इनको प्रोफेशनल तरीके से फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी फाइल करवा सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जेन्युइन रेट्स पे आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। आगे हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ध्यान रखिएगा, फॉर्म 8 को भी फाइल करने की अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्म को फाइल करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी आपको बहुत जरूरी है, चाहे आप कैश बेसिस पे मेंटेन कीजिए या एक्रूअल बेसिस पे। और आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही करना है और कम से कम 8 साल की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन्ड होनी चाहिए। यानी अगर आपकी नई एलएलपी है, नो डाउट आपके पास 8 ईयर के अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, बट आपकी अगर पुरानी एलएलपी है, 8 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, तो वो 8 ईयर्स के कम से कम आपके पास डाटा होने चाहिए। अगर आप अभी आपकी एलएलपी 1 ईयर पुरानी ही है तो आपके पास 1 ईयर का डाटा होगा, ऑब्वियसली उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की। एलएलपी की ऑडिट ऐसा नहीं है कि हर एक केस में आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपीज़ को एक्सीड कर रही है, फिर से मेरी बात सुनेंगे, अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 40 लैक्स को एक्सीड कर रही है, उससे ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए ऑडिट जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, कंट्रीब्यूशन जो ये पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी के केस में क्या होती है, शेयर कैपिटल होती है। एलएलपी के केस में क्या होता है, पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होती है, यानी जो पार्टनर ने अपना कंट्रीब्यूशन हिस्सा डाला है। तो जो एलएलपी का कंट्रीब्यूशन है, अगर वो 25 लाख से ज़्यादा है, अगर वो 25 लाख से ज़्यादा है तब आपके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी है, अदरवाइज ऑडिट मैंडेटरी नहीं होगी। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा और साथ में क्या साइन आ रहा है आपके पास, और का, यानी इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है पूरी होनी। अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई तो आप लोगों के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा और फिर ऑडिट रिपोर्ट आप लोगों को अब अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है, और कंप्लीट करनी पड़ेगी बिफोर द फाइलिंग फॉर्म 8। फॉर्म 8 के साथ ये अटैचमेंट के तौर पे भी जाएगी और दूसरा आप लोगों को उससे पहले कंप्लीट करनी है। ऑब्वियसली जब अटैचमेंट करोगे तो उसको कंप्लीट करना भी जरूरी है। क्लियर। नाउ
चेंज इन LLP एग्रीमेंट, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए मैंने जो आपको फॉर्म 11 बताया, फॉर्म 8 बताया, ये तो एनुअली आप सबके जाने ही है। जो मैंने फॉर्म 3 बताया ये वन टाइम आपका फाइल होगा जब आप इनकॉर्पोरेट कर लोगे, और दूसरी दफा आपका फॉर्म 3 कब फाइल होगा, जब आप LLP के एग्रीमेंट में कोई भी चेंज करते हो। जो मैंने फॉर्म 3 पीछे बताया था वो ऑब्वियसली आपने एग्रीमेंट के लिए तो फाइल किया था LLP के। अगर इसी एग्रीमेंट में आप कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, बिजनेस एक्टिविटीज और एनी अदर क्लोज, LLP में आपने जितने भी क्लोज बनाए थे एग्रीमेंट में, एनी ऑफ द क्लोज इफ यू आर चेंजिंग, तो आप लोगों को अगेन फॉर्म 3 फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा चेंज इन पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर आप कोई भी अपने पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को चेंज करते हैं, आप कोई पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, रिजाइन, रिमूवल, सेसेशन या चेंज इन नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की कोई डिटेल्स आप एडिट कर रहे हैं, तो भी आपको फॉर्म 4 फाइल करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं LLP का, तो फॉर्म 15 इसके लिए आपको फाइल करना होगा। अगर आपको नाम चेंज करना है, देखिए ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोसेस है, रिजर्वेशन होगा, नाम का अप्रूवल होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, ये वैसे बहुत लेंथी प्रोसेस होता है नाम चेंज करने का, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन इसमें होते हैं। इंक्रीज और चेंज इन कंट्रीब्यूशन, अगर आपको अपना कंट्रीब्यूशन चेंज करना है तो भी आपको यहाँ पे अमेंडमेंट करना होगा एग्रीमेंट और को, जो भी आपका LLP एग्रीमेंट हुआ था, और फॉर्म 3 आपको ROC में फाइल करना होगा। जो एनुअल कंप्लायंसेस है उसमें एनुअली आपको एक ये काम और करना है, डिन KYC जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के, वो आपको करवाने हैं, यानी जितने भी आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनका डिन KYC का फॉर्म आप लोगों को जरूर फाइल कर देना है। गाइज ये मैंने नीचे एक टेबल दी है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये नोट्स भी शेयर कर दूंगी, और ये जो टेबल है इसमें देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है आपके क्या क्या कंप्लायंसेस है, फॉर्म क्या है और ड्यू डेट क्या है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसी जो ये टेबल है इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको होल्ड कर देती हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लोगे तो भी आपके पास सारे लीगल कंप्लायंसेस जो है वो एक टाइम पे आप लोग अपनी टेबल पे रख लीजिएगा कि ये कंप्लायंसेस आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोग इनमें से कोई भी फॉर्म फाइलिंग हमसे करवाना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आप लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप खुद से भी फाइल करना चाहें खुद से भी बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चाहते हैं हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आए, MCA के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, कोई भी इनकम टैक्स GST के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।